आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात किस नदी पर बने हुए हैं इनको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है जोग जलप्रपात जो कि गरसोप्पा या कि शरावती नदी पर बना है। पहला है जोग जलप्रपात जिसको गरसोप्पा या कि महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह शरावती नदी पर बना है। तो अगर आप जोग को याद करना चाहते हैं तो जोग में एक शब्द छुपा हुआ है जग, और शरावती में शब्द छुपा हुआ है शरबत। तो शरबत किससे पीते हैं? जग में डाल के, है ना। पहले जग में उसको घोले और फिर बाद में उसको पीते हैं। तो जग से जोग जलप्रपात और शरबत से शरावती नदी। तो जोग जलप्रपात कहाँ बना है दोस्तों? शरावती नदी पे। और अगर आप इसका दूसरा नाम गरसोप्पा याद करना चाहते हैं तो सोप्पा में सब छुपा हुआ है सूप। सूप जो है वह पेय पदार्थ है। ठीक उसी प्रकार ये जो शरबत है वह भी एक पेय पदार्थ है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जोग जलप्रपात या कि गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर बना है दोस्तों? शरावती नदी पे। ठीक है। अगला है एन्ना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर बना है। तो एन्ना में सब छुपा हुआ है ए ना, मतलब जो शब्द है वही बोल रहा है कि जो ये वाला जलप्रपात है वह ना से शुरू होकर नदी उसमें बना है। ये ना, तो ना से कौन सी नदी का नाम आएगा? नर्मदा नदी। तो एन्ना जलप्रपात किस नदी पे बना है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। क्योंकि एन्ना में शब्द छिपा हुआ है कि ये जो है वह ना से स्टार्ट होता है, मतलब जिस नदी पे बना है उसका नाम ना से आएगा और ना से नर्मदा। ठीक है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर बना है। तो शिव समुद्रम में एक शब्द छुपा हुआ है शिव, अर्थात भगवान शिव की बात हो रही है। और कावेरी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि पुराणों के अनुसार जो कावेरी नदी है वह भगवान शिव के वरदान से ही बनी है। तो एक तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है। और दूसरा आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कावेरी में एक शब्द छुपा हुआ है कावड़, है ना। कावेरी में एक कावड़ शब्द छुपा हुआ है। और आपको पता है कि कावड़ किसके लिए ले जाया जाता है? भगवान शिव के लिए। तो जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि ये कावड़ियाँ हैं और जो अपने कंधे पर ये लिए हुए हैं उसको कावड़ बोलते हैं। और ये किसके लिए होता है? भगवान शिव के लिए। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है दोस्तों? कावड़ से कावेरी नदी। ठीक है। अगला है गोकक जलप्रपात जो कि गोकक नदी पर ही बना है। तो इसको ठीक से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोकक नदी में होने के कारण इसका नाम ही गोकक जलप्रपात है। ठीक है। आगे बढ़ें। अगला है पायकारा जलप्रपात जो कि नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि पायकारा जलप्रपात डायरेक्ट पहाड़ी से बनता है जो कि नीलगिरी पहाड़ी है। तो नीलगिरी में सब छुपा हुआ नीला जो कि एक रंग का नाम है। ठीक उसी प्रकार पायकारा में सब छुपा हुआ कारा, कारा मतलब काला, और यह भी एक रंग का ही नाम है। तो दोनों साइड रंगों के नाम हैं, एक साइड कारा और दूसरे साइड नीला। तो पायकारा जलप्रपात कहाँ बना है दोस्तों? नीलगिरी क्षेत्र में। ठीक है। अगला है चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर बना है। साथ ही पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर ही स्थित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि चूलिया में सब छुपा हुआ है चूल्हा, है ना। चूलिया में एक चूल्हा सब छुपा हुआ है और पुनासा में सब छुपा हुआ है पानी। पूना पानी याद करने के लिए कर लेते हैं। और चंबल से मिलता जुलता शब्द है चावल। तो चावल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पहले उसमें पानी डालें और फिर उसको चूल्हे में चढ़ा देते हैं, है ना। उसके बाद चावल बनता है। तो चावल से चंबल, पानी से पुनासा और चूल्हे में चढ़ा के बनाते हैं तो चूल्हे से चूलिया। तो चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? चंबल नदी पर। ठीक है। अगला है बिहार जलप्रपात जो कि टोंस नदी पर स्थित है। तो टोंस में एक शब्द छुपा हुआ है टॉस। तो जब टॉस होता है तो एक व्यक्ति की जीत होती है और दूसरे व्यक्ति की हार होती है ना। जब टॉस किया जाता है तो एक ही व्यक्ति जीतता है और दूसरा व्यक्ति हार जाता है। तो हारने से बिहार और टॉस से टॉन्स। तो बिहार जलप्रपात किस नदी पे बना है दोस्तों? टॉन्स नदी पे। क्योंकि टॉस में एक व्यक्ति जीतता है तो दूसरा व्यक्ति हारता है। ठीक है। अगला है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर बना है। तो धुआंधार जलप्रपात में एक शब्द छुपा हुआ धुआं और नर्मदा में शब्द छुपा हुआ ना मुर्दा, अर्थात कोई भी व्यक्ति मुर्दा है उसकी बात हो रही है। और आपको पता है कि जब मुर्दे को जलाया जाता है तो धुआं उठता है। तो धुआं से धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे बना है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। ठीक है।
अगला है हुइरू जलप्रपात, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। तो हुइरू में एक सब छिपा हुआ हीरा है ना, हुइरू हीरा, और स्वर्ण रेखा में सब छिपा हुआ स्वर्ण अर्थात सोना, जो कि दोनों धातुएं हैं, एक हीरा और दूसरा सोना। तो हुइरू जलप्रपात किस नदी पे बना है दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है। सबसे पहला है सुदर्शन झील। यह गुजरात के गिरनार में स्थित है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में चंद्रगुप्त भी होता है और कभी कभी ऑप्शन में पुष्यगुप्त भी होता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर ही उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद अशोक के राज्यपाल दुशास्प जिसका नाम था, उसने यहाँ से नहर निकलवाई थी, साथ ही इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो नहर किसने निकलवाई थी सुदर्शन झील से? अशोक के राज्यपाल दुशास्प ने। और फिर बाद में स्कंदगुप्त ने इस झील पर एक बांध भी बनवाया था। अब क्योंकि यह इंसानों द्वारा बनाई गई है झील, तो इंसानों द्वारा बनाई गई झील कैसी झील होती है? कृत्रिम झील होती है। ठीक है। तो यह एक कृत्रिम झील भी है। तो आप सुदर्शन झील के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और ये झील स्थित कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये चीज़ें मैं आपको सेकेंड पार्ट में याद करवाऊंगा ट्रिक से। ठीक है। अब अगली झील है आना सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है। यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता राजा अर्णोसा अनाजो ने 1135 से 1150 के बीच करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी ने। और फिर बाद में शाहजहां ने लगभग 1627 ईस्वी में इसमें 1240 फीट लंबा कटहरा लगवाया था। ठीक है। और संगमरमर की 5 बारहदरी भी लगवाई थी। तो आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। वैसे आप आना सागर झील को ऐसे याद रख सकते हैं, आना सागर से मिलता जुलता एक शब्द है राणा सागर। आपको पता है कि राणा सागर से राणा प्रताप याद आएंगे, और जब राजा महाराजाओं की बात होती है तो हमेशा राजस्थान ही याद आता है। ठीक है। तो कहाँ स्थित है ये? राजस्थान के अजमेर में। अब अगली झील है जयसमंद झील। यह राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है। क्योंकि इसका निर्माण इंसानों द्वारा ही करवाया गया था और इसे ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। ढक्कन वाला ढा जो है वो ढेवर, ठीक है, देवर नहीं, ढेवर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1711 से 1720 ईस्वी के बीच करवाया था। अब अगर अगली झील के बारे में बात करें तो अगली झील हमारे सामने है ऊटी झील। यह तमिलनाडु के ऊटी में स्थित एक कृत्रिम झील है। ठीक है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के ऊटी में। नाम से स्पष्ट है, ऊटी झील तो ऊटी में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वह 1825 में यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने करवाया था। तो आप याद रखिएगा, ऊटी झील का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने सन 1825 में। अब अगली झील है कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में स्थित ताजे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है और यहाँ सर्दियों के समय साइबेरियाई पक्षी भी आते हैं। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कोलेरू झील में सर्दियों के समय कौन आते हैं? साइबेरियाई पक्षी। ठीक है। और स्थित कहाँ पे है यह? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में। और इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील भी है। ठीक है। आर्द्रता वाली बात हो रही है तो यह सर्वाधिक आर्द्रता वाली एशिया की लैगून झील है। अब एशिया की है तो जाहिर सी बात है कि भारत की भी सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील कौन सी होगी? कोलेरू झील। ठीक है। अब अगला पॉइंट है चिल्का झील। यह चिल्का झील जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कह सकते हैं, सामुद्री झील कह सकते हैं, या फिर लैगून झील कह सकते हैं। तो यह है। ठीक है। और साथ ही यह भारत और एशिया की सबसे गहरी झील है। तो आप चिल्का झील के बारे में इतनी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनको याद रखिएगा। अच्छा, मैं बार बार एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, लैगून झील। तो पहले बात कर लेते हैं कि लैगून झील कहते किसे हैं। ठीक है। तो समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का जो पानी है वह जब स्थल भाग में घुस जाता है, यानी समुद्र का जो तटीय क्षेत्र का जो पानी है वह जब स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे समुद्र के साइड बालू का अवरोध खड़ा कर देता है। ठीक है। और जब स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्री भाग से अलग हो जाता है तो इसी कारण जल की जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। मतलब जो पानी होता है वह पहले स्थल भाग में घुस आता है और समुद्र के साइड जो बालू का अवरोध खड़ा हो जाता है, जिस कारण से समुद्री भाग और स्थलीय भाग अलग हो जाते हैं। तो स्थल भाग में जो पानी इकट्ठा हो गया तो वो क्या कहलाता है? फिर लैगून झील कहलाता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है वूलर झील। जो वूलर झील है यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है।
और इसका जो प्राचीन नाम था वो था महापद्म सर, यानी वुलर झील का प्राचीन नाम महापद्म सर था। और वुलर झील से संबंधित आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि यह भारत की ताज़े पानी या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो आप वुलर झील के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पिछौला झील। यह झील राजस्थान में स्थित है और जो इसका निर्माण है वह राणा लाखा ने करवाया था। यानी पिछौला झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा ने। और मैं आपको बता दूं कि इसका बाद में पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था उदय सिंह ने। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगली झील है पुलिकट झील। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील यानी तटीय झील भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी समुद्री तटीय झील कौन सी है? पुलिकट झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये झील 2 राज्यों में पड़ती है, एक तो आंध्र प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। ठीक है, इसका जो 84% भाग है वह आंध्र प्रदेश में है और इसका 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और जो श्री हरिकोटा द्वीप है वही इसे अर्थात पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन अलग करता है? श्री हरिकोटा द्वीप। तो आप पुलिकट झील के बारे में याद रखिएगा कि यह 84% कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में और 16% तमिलनाडु में। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, यानी जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसका एक और नाम है रेणु सागर, यानी इसको रेणु सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब अगली झील है राजसमंद झील। यह भी राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, और कहाँ पे करवाया था? गोमती नदी पर करवाया था सन 1662 से 1676 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही आप इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है लोकटक झील। यह झील मणिपुर में स्थित है तथा यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यानी भारत की सबसे बड़ी झील की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है। तो कौन सी है? लोकटक झील। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिस कारण से इस झील को तैरती झील के नाम से भी जाना जाता है। तैरती हुई झील के नाम से किसे जाना जाता है? लोकटक झील को। ठीक है, और हमारे सामने अगली झील है वेम्बनाड झील। यह झील केरल में स्थित एक लैगून झील है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। ठीक है, और स्थित कहाँ पे है? केरल में। और फिर अगली झील है सांभर झील। यह झील जो है राजस्थान में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो होगी चिल्का झील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। और हमारे सामने अगला पॉइंट है रूपकुंड झील। इस झील को रहस्यमयी झील यानी मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। यह जो झील है यह उत्तराखंड में स्थित है और इसको मिस्ट्री लेक के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1942 में इसमें 500 से ज़्यादा कंकालों की खोज की गई थी। ठीक है, जिस कारण से इसे कंकाल झील या फिर मिस्ट्री झील के नाम से जाना जाता है। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा कि यह उत्तराखंड में स्थित है। अब अगली झील है चोलामू झील, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और मैं आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे ऊंची झील भी है। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? समुद्र तल से 18,000 फीट ऊपर। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ से तीस्ता नदी भी निकलती है। ठीक है, अब अगली झील है देवताल झील। यह उत्तराखंड में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है। ठीक है, पहली सबसे ऊंची झील कौन सी हो गई? चोलामू झील, और दूसरी सबसे ऊंची झील देवताल झील। ठीक है, चोलामू झील सिक्किम में स्थित थी और देवताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हुसैन सागर झील। इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह स्थित कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हुसैन सागर झील है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है जो कि डिडवाना झील, और इसके बारे में आप याद रखिएगा कि यह राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था वायु निर्मित। ठीक है, यानी वायु से इसका निर्माण हुआ था। तो आप इतनी चीज़ें झीलों से संबंधित याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि कयाल शब्द।
कयाल शब्द उपयोग किया जाता है केरल में स्थित सभी लैगून झीलों के लिए। ठीक है, कयाल बोला जाता है या फिर इसको बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी होंगी? जो कि केरल में लैगून झीलें स्थित हैं, उनके लिए ही ये शब्द उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का जिला किसे कहते हैं, तो वह बोला जाता है नैनीताल को। मैं आपको याद भी करवा देता हूँ साथ में। आपको पता ही होगा कि आँखों का जो उदाहरण है किससे दिया जाता है? झीलों से। ठीक है, यानी आँखों का उदाहरण झीलों से दिया जाता है, जिससे बोला जाता है कि ये आँखें कैसी हैं? झील सी गहरी हैं। ठीक है, तो आँखों का उदाहरण जब झील से दिया जाता है तो आँख मतलब नैना, तो नैना से नैनीताल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झीलों का जिला किसे बोला जाता है? नैनीताल को बोला जाता है। सबसे पहले झील की बात करें तो पहली झील है कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद करना आसान है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सब छिपा हुआ है अंधा। ठीक है, आंध्र प्रदेश अंधा, और कोलेरू में सब छिपा हुआ है कलर। कलर यानी रंगों की बात हो रही है। अच्छा, तो रंगों में अंतर कौन कर पाएगा? जिसको दिखाई दे, है ना, वही पहचान पाएगा कि कौन सा ग्रीन है, कौन सा रेड है, कौन सा येलो है। लेकिन कलर में अंतर कौन नहीं कर पाएगा? जो कि अंधा होगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अंधा इंसान कलर नहीं पहचान पाएगा। तो कलर से कोलेरू और अंधे से आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब अगली झील है चिल्का झील, जो कि आपको पता है कि उड़ीसा में स्थित है। जिनको नहीं पता तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि चिल्का में सब छिपा हुआ है चील। ठीक है, और आपको पता है कि चील एक पक्षी है जो कि उड़ता है। ठीक है, चील एक पक्षी है जो कि उड़ता है। तो उड़ने से उड़ीसा, क्योंकि उड़ने से एक ही राज्य का नाम आएगा, वो उड़ीसा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अब अगली झील है जयसमंद झील, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में एक सब छिपा हुआ है राजा। और आपको पता है कि पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं की क्या बुलाई जाती थी? जय बुलाई जाती थी। यानी जब राजा महाराजा लोग निकलते थे या फिर कोई भी व्यक्ति राजा महाराजा के पास अपनी शिकायत लेके जाता था, तो हमेशा वह राजा महाराजा की जयकारा ही लगाता था। तो जय से जयसमंद झील और राजा से राजस्थान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, अब अगली झील है राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। तो राजसमंद में राज शब्द लिखा हुआ है और पहले जो राज शब्द हैं वे राजस्थान में भी हैं। तो सिंपल सा राज राज, तो राज से राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब अगली झील है पिछौला झील, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। अच्छा, पिछौला में पी के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? छोला। ठीक है, छोले भटूरे की बात कर लेते हैं। अच्छा, जब खाने की बात होती है तो हमको सबसे पहले राजभोग ही याद आता है। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा लोगों का जो भोजन हुआ करता था वो नॉर्मल इंसानों से बहुत अच्छा हुआ करता था। हर इंसान चाहता था कि कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में एक बार राजभोग जरूर करे। ठीक है, तो जब भी खाने की बात आती है तो हमेशा राजा महाराजा लोग याद आते हैं, और राजा से राजस्थान। ठीक है, जो कि राजाओं का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर छोले की बात हो रही है, जो कि एक डिश ही है, छोले भटूरे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पिछौला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऐसे ही एक और झील है जिसका नाम डिश से ही रिलेटेड है, वह है सांभर झील। आपको पता है कि सांभर एक डिश है। ठीक है, और यहाँ भी भोजन की बात हो रही है, तो भोजन से क्या होगा? राजभोग, राज अर्थात राजस्थान की बात। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसको याद करने का एक दूसरा भी तरीका है, सांभर में सभा शब्द छिपा हुआ है, और आपको पता है कि राजा महाराजाओं की सभा लगती थी। ठीक है, तो सभा से सांभर झील और राजा से राजस्थान। तो सिंपल सा आप ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं। अब अगर बात करें अगली झील की, तो अगली झील है पुलिकट झील। ये झील कहाँ स्थित है? पहला तो आंध्र प्रदेश में 84% भाग और 16% भाग तमिलनाडु में। ठीक है, यानी दो राज्यों में स्थित है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। तो सिंपल से याद करना है, पुलिकट शब्द में शब्द लिखा हुआ है पुल और कट, यानी कोई भी पुल है उसको कट कर दिया गया। अच्छा, पुल को कट कर दिया गया तो अब क्या होगा कि जो दो स्थान आपस में मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। यानी पुल कट हो गई, आधी हो गई, आधी एक साइड आधी दूसरी साइड। तो अब दो स्थान आपस में नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अब नदी के दोनों किनारे आपस में नहीं मिलेंगे। दोनों किनारों को मिलाने के लिए तो पुल बनाया गया था, तो पुल को कट कर दिया गया तो नहीं मिलेंगे। तो मिलने से तमिलनाडु, और अब पुल कट हो गई तो आधी हो गई, तो आधे से आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। 84% आंध्र प्रदेश में और 16% तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगली झील की बात करें तो वह है लोकटक झील, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। याद करना आसान है क्योंकि मणिपुर में सब छिपा हुआ है मनी। मनी यानी पैसे की बात हो रही है।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मणिपुर है वहाँ पर पूरा मनी ही मनी है, यानी हर तरफ वहाँ पैसा ही पैसा है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा बाहर से जाएगा तो क्या होगा, वो एकदम मणिपुर को टकटकी लगा के देखता रहेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मणिपुर को एक टक देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा मणिपुर में मनी ही मनी है। तो मनी जब बहुत ज़्यादा देख लेगा कोई भी इंसान, तो जाहिर सी बात है कि वह एक टक देखता रह जाएगा। तो एक टक से लोक टक और मनी से मणिपुर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में, ठीक है। अब अगली झील है फतेह सागर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आसान है याद करना, फतेह की बात हो रही है। फतेह मतलब होता है जीत, और जीत की बात राजा महाराजाओं के टाइम से स्टार्ट है। मतलब एक राजा जो था वो दूसरे राजा पे आक्रमण करता था और फिर फतेह कर लेता था उस राज्य को। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अब अगली झील है रूपकुंड झील। ये झील स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर कुंड की बात हो रही है। कुंड आपको पता है, नहीं देखा तो इससे पहले आपने न्यूज में सुना होगा, जबकि प्रयागराज की न्यूज थी जब सरस्वती कुंड को खोला गया था, ठीक है। आपको पता है कि जो मुगल काल में उसको बंद कर दिया गया था, तो सरस्वती कुंड को खोला गया था प्रयागराज में। जब यहाँ पे कुंभ का मेला चल रहा था उस टाइम की बात हो रही है, लगभग 400 सालों बाद खोला गया था। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। तो कुंड क्या होता है, एक तरीके से मतलब बावड़ी कुंड बोल सकते हैं, ऐसे कि नहाने वाला स्थान या फिर पानी भरने वाला स्थान, ठीक है। आपने शायद देखा होगा। तो रूप कुंड की बात हो रही, मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अगर इस कुंड में कोई नहाया तो उसका जो रूप है वह बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर वह बहुत सुंदर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हर बंदा उस कुंड में उतर के नहाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका रूप अच्छा हो जाने वाला है कुंड में नहाने से। तो रूप और कुंड से रूपकुंड झील, और उतर के नहाएगा कुंड में, क्योंकि कुंड नीचे होता है गहराई में जैसे कुआं बने होते हैं, तो उतरने से उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। याद करना है तो सिक्किम में सिक्का सब छिपा हुआ है। सिक्का मतलब पैसे की बात हो रही है, और चोलामू में सब छिपा हुआ है चोल, ठीक है। चोलामू चोल, चोल अगर तोतला व्यक्ति चोर को बोलेगा तो क्या बोलेगा, चोल बोलेगा। तो जाहिर सी बात है चोर लोग पैसे ही चुराते हैं अर्थात सिक्का चुराते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चोलामू झील कहाँ स्थित है, सिक्किम में, ठीक है। अब अगली झील का नाम है देवताल झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी झीलें हैं जिनके लास्ट में ताल शब्द आता है, वो सब झीलें कहाँ स्थित आपको मिलेंगी, उत्तराखंड में, ठीक है। चाहे वह देवताल झील हो, सात ताल झील हो, नैनीताल झील हो, या फिर राकस ताल झील हो, माला ताल झील हो, जितनी भी ताल लास्ट में आएगा जितनी भी झीलों के नाम पे, वो सब उत्तराखंड जाएंगी। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि तालों का ताल किसको बोला जाता है, नैनीताल को, और वो स्थित कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा कि जितनी भी झीलें हैं जिनके लास्ट में नाग और नागिन आता है, जैसे बैरी नाग हो गया, ठीक है, और साथ ही आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जैसे अनंतनाग, शेषनाग और नागिन। ये सब झीलें मतलब जिनमें नाग नागिन आएगा वो सब जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। सिंपल सा आप याद भी रख सकते हैं कि आस्तीन का सांप पालना ऐसा देखा जाता है जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि देश से गद्दारी करते हैं और आस्तीन में नाग पालते हैं। किनको? अर्थात जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों को पालते हैं उनको ऐसा बोला जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में नाग पाले जाते हैं। तो आप सिंपल से याद रखिएगा कि जो भी नाग और नागिन से रिलेटेड होंगे वो कहाँ स्थित होंगे, जम्मू कश्मीर में, जिनके लास्ट में ऐसा शब्द आएगा। अब अगली झील है अंचार झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू में सब छिपा हुआ है मुंह, और अंचार में सब छिपा हुआ है अचार। तो जाहिर सी बात है कि अचार का स्वाद मुंह में ही आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंचार झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब अगली झील जो है वो है फूलहर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फूलहर में सब छिपा हुआ है फुल, और उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। यूपी यानी अप, अप अर्थात ऊपर। तो कोई भी चीज़ है अगर ऊपर तक आ गई है, जैसे कि पेट्रोल आप डलवाते हो गाड़ी पे, तो जाहिर सी बात है ऊपर तक आ गया, यानी अब तक आ गया, तो क्या हो गया, टंकी फुल हो गई। तो फुल से फूलर और अब से यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फूलर झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब अगली झील है पैगोंग झील। तो इसके बारे में आपको पता ही है क्योंकि अभी भी विवाद चल ही रहा है चीन के साथ। तो ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में। अब अगली झील है डीडवाना झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। याद करना है तो डीडवाना में डी शब्द को हटा देते हैं और डा को कर लेते हैं रा, तो हो जाएगा रवाना। रवाना होने का मतलब क्या है कि एक ही स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकल जाना। तो स्थान से राजस्थान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डीडवाना झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। और हमारे सामने अगली झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके निर्माण से संबंधित दो पक्ष हैं।
कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसका निर्माण जो है वह उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, और कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी गर्त से हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर उल्कापिंड से हुआ है तो फिर उल्कापिंड गया कहाँ। तो दोनों टाइप के पक्ष हैं, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन में जो भी हो आप उस हिसाब से कंफर्म करिएगा। फिलहाल याद करते हैं कि यह स्थित कहाँ पे है। तो महाराष्ट्र में सब छिपा हुआ है महान अस्त्र, महाराष्ट्र महान अस्त्र, और लोनार में सब छिपा हुआ है लोन। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर महान अस्त्र बना रहा है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी। तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसके पास उतने सारे पैसे हों जितने उस महान अस्त्र को बनाने में लगेंगे। तो क्या करेगा, लोन लेगा किसी से, तो लोन से लोनार और महान अस्त्र से महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब अगली झील हमारे सामने है सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में स्थित है। तो याद करना है, तो सुदर्शन में सब छिपा हुआ है एक दर्शन। ठीक है, सु के बाद दर्शन शब्द छिपा हुआ है, और गुजरात में सब छिपा हुआ है गुजरना। गुजरने का मतलब है कि अगर बोला जाए कोई भी व्यक्ति गुजर गया है तो जाहिर सी बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो जब कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है तो फिर लोग उसका अंतिम दर्शन करने भी जाते हैं। तो दर्शन से सुदर्शन और गुजरने से गुजरात। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली झील है नारायण सरोवर झील, जो कि स्थित है गुजरात में। तो नारायण में सब छिपा हुआ है नारा। ठीक है, नारायण, नारा शब्द शुरू में लिखा हुआ है, और गुजरात में गूंज शब्द छिपा हुआ है। तो जब बहुत सारे लोग कोई भी नारा एक साथ लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन सभी की आवाज़ें एक साथ नारे के रूप में उस स्थान पर गूंज जाती हैं, है ना। यानी नारा जो है वह पूरी तरह से गूंज जाता है। तो गूंजने से गुजरात, और नारा से नारायण सरोवर झील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नारायण सरोवर झील कहाँ स्थित है, गुजरात में। अब अगली झील है नक्की झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो नक्की में एक सब छिपा हुआ है नाव की, नक्की नाव की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नाव की ज़रूरत झील में है तो क्यों है, तो आप बोलेंगे क्योंकि झील में एक तरफ से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा, तभी तो नाव की ज़रूरत है, नहीं तो नाव की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको झील पार करके जाना है किसी दूसरे स्थान, तब आपको नाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाव की से नक्की और स्थान से राजस्थान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नक्की झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और मैं आपको बता दूं कि यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी है। ठीक है, अब अगली झील है अष्टमुदी झील, साथ ही पेरियर झील और वेम्बनाड झील। ये तीनों झीलें केरल में स्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि अष्टमुदी और वेम्बनाड झील ये लैगून झील हैं, जबकि इनमें जो पेरियर झील है वो एक लैगून झील नहीं है। एग्जाम में पूछा जाएगा अगर आपसे कि निम्न में से कौन सी झील है जो कि लैगून झील नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पेरियर। ठीक है, तो फिलहाल याद करते हैं। तो पेरियर में सब छिपा हुआ है पेरना। पेरना आपको पता होगा कि जब कोई भी फल होता है उसका जूस निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको पेरते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर सरसों की बात करें तो सरसों से तेल निकालने के लिए भी सरसों को पेरते हैं। ठीक है, तो पेरने से पेरियर हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जूस किसका निकाला जाएगा, किसी न किसी ऐसी चीज़ का जो कि प्रॉफिटेबल हो, फालतू चीज़ का तो निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पर केरल में सब छिपा हुआ है करेला। करेला जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर करेले का जूस पिया जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान उनसे बच सकते हैं। तो करेले का जूस निकाला जा सकता है कैसे, पेड़ के। बाकी किसी भी राज्य को पेड़ की जूस नहीं निकाला जा सकता। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेरियर झील कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, और यह एक लैगून झील नहीं है। अब अगली है अष्टमुदी झील। तो याद करना है, तो अष्टमुदी में सब छिपा हुआ है अष्टमूर्ति, यानी मूर्ति की बात हो रही है। और केरल में सब छिपा हुआ है केला। आपको पता होगा अगर कोई भी मूर्ति है या फिर कोई पूजा पाठ हो रहा है तो सभी पूजा पाठ में केले के पत्ते का बड़ा महत्व होता है। आपने देखा होगा कि भले हुए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ही हो, लेकिन उस कथा में भी केले के पत्ते आसन के रूप में लगाए जाते हैं। तो बड़ा महत्व होता है, कोई भी मूर्ति हो या फिर कोई भी पूजा पाठ हो उसमें केले के पत्ते को लगाना। ठीक है, तो केले से केरला और मूर्ति से अष्टमूर्ति। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अष्टमुदी जो कि झील है वह कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, अब अगला है वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। तो वेम्ब में एक सब छिपा हुआ है बम्बू। ठीक है, बम्बू, और केरल में सब छिपा हुआ है करेला। तो आपको पता होगा कि जो करेले के पौधे उगाए जाते हैं तो उनके लिए बम्बू का बनाया जाता है, जिससे कि वो बम्बू का एक स्थान बना दिया जाता है जिसमें उस करेले को ऊपर रख दिया जाता है। बाद में वो उसी के ऊपर फैल के फिर सब्जियां देता है। तो आपने देखा भी होगा अगर आप गांव से होंगे या फिर कहीं भी आपने देखा ही होगा ये चीज़ें। अगर नहीं देखा है तो नेट में आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, अब अंतिम दो झीलें हैं डल झील और वूलर झील।
याद करना आसान है क्योंकि ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो अगर कोई भी जानवर या इंसान फंस जाए बर्फ़ के बीच में तो जाहिर सी बात है कि वो पैक हो जाएगा, तो हिल डुल नहीं पाएगा। तो डुल से डल झील, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डल झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अब लास्ट बचता है वूलर झील, तो वूलर में वूल सब छिपा हुआ है, वूल मतलब ऊन। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ ठंड पड़ेगी वहाँ ऊन की ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, तो वूल यानी ऊन की ज़रूरत, तो वूल से वूलर झील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो जैतपुरा में एक शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जाति। जाति मतलब कास्ट की बात हो रही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ है महान राष्ट्र। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर यहाँ पर धर्म जाति की चर्चा ना हो हमारे देश में, तो हमारा देश कैसा हो जाएगा, एक महान राष्ट्र बन जाएगा, है ना। आप देखते होंगे कि बहुत सारे विवाद होते हैं जो हमेशा धर्म और जाति के नाम पे होते हैं। तो अगर ऐसा कह दें कि जो जाति और धर्म है इनको समाप्त कर दिया जाए पूरी तरह से, मतलब ये जाति वाला सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाए, तो हमारा जो देश है वो महान राष्ट्र बन सकता है। तो जाति और पूरा से जैतपुरा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1972 में हुई थी, और इसको फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो यहाँ पर अगर देखें तो तारापुर में एक शब्द लिखा हुआ है तारा, यानी स्टार की बात हो रही है, ठीक है। और महाराष्ट्र आपको पता है कि ये जो बॉलीवुड वाला पूरा सेक्टर है यहाँ पर ही है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही। तो अगर किसी को स्टार बनना है, तारा मतलब स्टार होता है, तो आप ऐसा समझिए कि किसी को अगर हीरो बनना है, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर बनना है, स्टार बनना है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी, और इसको अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र की, यह स्थित है गुजरात में। तो वैसे तो आपको पता होगा जो खाकरा होता है यहाँ गुजरात का एक डिश होता है, ठीक है। तो वैसे भी याद कर सकते हैं आपकी खाकरा से काकरापारा, जो कि कहाँ स्थित है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में। या फिर दूसरा तरीका यह है कि काकरापारा में एक शब्द लिखा हुआ है कंकर परा, यानी जो कंकड़ है वो कहाँ है, पड़े हुए हैं। अब कंकर कहाँ पड़े रहेंगे, जाहिर सी बात है कि रास्ते में पड़े रहेंगे, ठीक है। यानी इंसान जब गुजरता है तो उसको दिखता है क्या, कंकर परा हुआ है। तो गुजरने से गुजरात और कंकर परा से काकरा पारा। तो याद रखिएगा काकरा पारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र की, जिसको इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र भी बोलते हैं, और तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही साथ कुडनकोलम परमाणु ऊर्जा केंद्र भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो यहाँ पर कुडनकोलम में कॉल शब्द लिखा हुआ है, मतलब कल शब्द लिखा हुआ है, या फिर कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, ठीक है, या फिर फ़ोन करना। और कलपक्कम में एक शब्द लिखा हुआ है कल पक्का, यानी ऐसा बोल रहा है कोई व्यक्ति कि कल पक्का मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि आज नहीं कल पक्का मैं आपसे मिलूंगा और आपको कॉल करूंगा कि कहाँ पे आना है, ठीक है। तो कॉल से आपको याद आ जाएगा कुडनकोलम, और कल पक्का से कल्पक्कम, और मिलने की बात तो मिलने से तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र और कुडनकोलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र की, यह कर्नाटक में स्थित है। तो कैगा को कर लेते हैं कैग को कैब, ठीक है। आपको पता है जो कैब आती हैं, मतलब जो कैब बुक करते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि कार बुक कर सकते हैं, ठीक है। कैब की जगह कार भी बोल सकते हैं। तो कार से आपको कर्नाटक याद आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि कैब बुक किए या फिर कार बुक किए, तो कैगा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उत्तर शब्द लिखा हुआ है, उत्तर मतलब आंसर की बात हो रही है, ठीक है। और नरौरा में रोने की बात हो रही है, रो रहा, ठीक है, रौरा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई बच्चा था जिसने होमवर्क जिसको मिला हुआ था, तो वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आया। अब टीचर ने उससे क्वेश्चन किया तो उससे उत्तर नहीं बना, तो जाहिर सी बात है मार पड़ेगी, और मार के बदले क्या होगा, उसको रोना आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर नहीं दे पाया इस कारण से रो रहा है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की, जो कि स्थित है राजस्थान में। तो इसको याद करना आसान है, राजस्थान में राजा शब्द लिखा हुआ है, और रावत भाटा में रौब शब्द लिखा हुआ है। बोलते हैं ना कि रौब ज़्यादा मत दिखाओ, या फिर उसके जो रौब हैं बिल्कुल राजा की तरह हैं, एटीट्यूड, ठीक है, रौब रवैया एटीट्यूड है, समझ सकते हैं ना। तो ऐसा याद कर सकते हैं आपकी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। भारत के थर्मल पावर प्लांट को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं।
तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको यह टॉपिक अच्छे से याद हो सके, क्योंकि अभी एनटीपीसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूरा चांस है कि आगे आने वाले एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो पॉइंट है वह है मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, जो कि गुजरात में स्थित है। साथ ही साथ सिक्का थर्मल पावर प्लांट और वनकबोरी थर्मल पावर प्लांट ये भी गुजरात में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मुद्रा की बात हो रही है और फिर सिक्का, यानी मुद्रा मतलब पैसे की बात हो रही है, सिक्का भी पैसा ही है। और वन का बोरी में शब्द लिखा हुआ वन, वन मतलब एक, और बोरी, तो ऐसा समझिए कि 1 रुपए के सिक्के की बोरी या फिर 1 रुपए के नोट की बोरी, यानी वन का बोरी। तो कुल मिला के तीनों नामों में पैसे की बात हो रही है। और गुजरात में शब्द लिखा हुआ है गुजारा। तो आपको पता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती में हैं उनका बिना पैसे के, बिना मुद्रा के, बिना सिक्का के गुजारा नहीं हो सकता। अगर जीवन गुजारना है तो जाहिर सी बात है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुद्रा, सिक्का और वनकबोरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोरबा थर्मल पावर प्लांट की, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और साथ ही साथ एक है सिपत थर्मल पावर प्लांट, ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो कोरबा को कर लेते हैं कोबरा। ठीक है, कोरबा, कोबरा, कोबरा सांप की बात हो रही है। और सिपट को कर लेते हैं लिपट। तो अगर मैं बोलूं कि कोई कोबरा सर्प है वह किसी व्यक्ति के ऊपर लिपट गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब व्यक्ति की जो क्षति न कुछ होने वाली है। या तो कोबरा सांप जो है वह काट सकता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोबरा सर्प किसी के ऊपर लिपट गया है तो क्षति होनी निश्चित है। तो क्षति यानी नुकसान, तो क्षति से छत्तीसगढ़ और लिपटने से सिपत और कोबरा से कोरबा। तो याद रखिएगा, कोरबा और सिपत थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बोकारो थर्मल पावर प्लांट की। ये झारखंड में स्थित है। वैसे तो सबको पता है कि जो बोकारो है झारखंड में स्थित है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये भी पता है कि जो झारखंड है वह कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। और कोयला कैसा होता है? कारा कारा होता है, मतलब काला काला होता है। तो बोकारो में बो के बाद शब्द लिखा है वो कारो, यानी कारा कारा होता है क्या? कोयला। और कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का। तो याद रखिएगा ऐसे कि जो बोकारो थर्मल पावर प्लांट है कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो है अनपरा थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो अनपरा को कर लेते हैं अनपढ़ा, यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है अनपढ़ा हुआ कोई भी चीज़ होगा तो हमसे उसका उत्तर नहीं बनने वाला। अगर पढ़े होंगे तो हमसे उत्तर बन जाएगा, लेकिन अनपढ़ा हुआ है मतलब बिना पढ़ा हुआ है तो उत्तर नहीं बनने वाला। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश और अनपरा से आपको याद आ जाएगा कि अनपरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। वह स्थित है उड़ीसा में। तो कमलंगा में एक शब्द लिखा हुआ है कमल, तो कमल को कर लेते हैं कमाल। और उड़ीसा में शब्द लिखा हुआ है उड़ना। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी व्यक्ति है वह उड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति का उड़ना एक कमाल की बात है। आप भी बोलेंगे कि उसने कमाल कर दिया, उसने उड़ के दिखा दिया। तो ठीक है, तो कोई उड़ के दिखा देगा तो कमाल की बात है। तो कमाल से आपको याद आ जाएगा कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। तो याद रखिएगा कमलंगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद करने के दो तरीके हैं। पहला तो सी शब्द लिखा हुआ है, सी का मतलब देखना होता है, और आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता। दूसरा, सिम्हाद्री में एक शब्द लिखा हुआ है माद्री। ठीक है, माद्री, कुंती, ये सब कौन थी? तो आपको पता है कि महाभारत से संबंधित थी। और महाभारत में अंधे भी थे, कौन? धृतराष्ट्र। तो ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो पसंद है याद कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो है टिरोदा थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है महाराष्ट्र में। तो टिरोदा को कर लेते हैं तिरोदा, यानी तीर की बात हो रही है। ठीक है, टिरोदा, तिरोदा, तीर। और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ महान अस्त्र, महाराष्ट्र महान अस्त्र। तो आपको पता है तीर एक प्रकार का अस्त्र है, और पहले के टाइम पे तीरों में ही महान अस्त्र हुआ करते थे। ब्रह्मास्त्र हो गया, ठीक है, नागपाश हो गया, ये सब जो महान अस्त्र हुआ करते थे तीरों में ही चलाए जाते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तिरोदा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब अगला पॉइंट है झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है उड़ीसा में। तो यहाँ पर सुगुड़ा में ऊड़ा शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो ऊड़ा से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो याद रखिएगा झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट। यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दुर्गा पूजा है सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल की। ठीक है, दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। तो ऐसे आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट की। यह स्थित है पंजाब में। तो यहाँ पर गुरु नानक आपको पता है कि सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब में। तो आसानी से आपको ये चीज़ें पता है कि गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। अब अगला है कोटा थर्मल पावर प्लांट, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट की। यह स्थित है तमिलनाडु में। तो तूतीकोरिन में शब्द लिखा हुआ है तू टी, ठीक है, यानी जो तू है वो ती से आता है या फिर टी से आता है। तो टी यानी ता से तमिलनाडु, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तू टी से आता है, तू ती फॉर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब हम लोग बात कर लेते हैं तलचर थर्मल पावर प्लांट की, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो तलचर में एक शब्द लिखा हुआ है तल यानी जमीन और चल। बोल रहा है ऐसा कोई व्यक्ति कि तल पर चल, ऊपर ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तल पर चल, ठीक है। तो उड़ने से उड़ीसा और तलचर से आपको याद आ जाएगा कि तलचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बरौनी थर्मल पावर प्लांट की, जो कि बिहार में स्थित है। तो बरौनी में बा के बाद शब्द क्या लिखा है? रौनी। तो रौनी को कर लेते हैं रानी। आपको पता है जो रानी महारानी होती हैं वो सजी रहती हैं पूरे गहने से, पूरे हीरे जवाहरात से। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो रानी है उनके पास हार भी होगा, ठीक है। उनके पास गहने होंगे तो गहनों में हार भी होगा, तो हार से आपको बिहार याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा बरौनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? बिहार में। अब हमारे सामने जो 3 पॉइंट हैं, एक है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है इसके लिए, आपको पता ही है। दूसरा है इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट, ये दिल्ली में स्थित है, तो आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। और लास्ट जो बचता है वह है रिहंद थर्मल पावर प्लांट, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको पता है रिहंद बांध भी उत्तर प्रदेश में है, तो इसके लिए भी किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। भारत, जिसके अन्य नाम हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और सोने की चिड़िया है। मतलब भारत के 5 अन्य नाम हैं, यह सबको पता है। अब बात कर लेते हैं भारत की राजधानी की, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली है। तो जो भारत है वह हम सबके दिल में निवास करता है ना। हमारा देश भारत हमारे दिल में निवास करता है, तो दिल से दिल्ली। तो भारत की राजधानी वर्तमान में क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। वैसे तो ये सबको पता भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के राज्यों की संख्या। तो वर्तमान में भारत की राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 29 से घट के 28, यह भी सबको पता है। फिर है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, जो है वर्तमान में 9, तो यह भी सबको पता है, तो इसकी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, जो कि 2933 किलोमीटर है। तो पूर्व जिसको बोलते हैं ईस्ट और पश्चिम जिसको बोलते हैं वेस्ट, दोनों में अगर ई को देखें तो वह उल्टा 3 लग रहा है, और अगर डब्लू को सीधा खड़ा कर दें तो वह भी 3 के जैसे लगेगा। तो 33 शब्द मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों में 3 3 हैं, है ना। जो ई है वह भी 3 जैसे, जो डब्लू है वह भी 3 जैसे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों में 3 3 है। कौन से दोनों में? ईस्ट और वेस्ट में। तो 2 और 9, तो दोनों से हो गया 2 और 9 और 3 3 अर्थात 33, अर्थात 2933। तो भारत की ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2933। अगला है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, जो कि 3214 किलोमीटर है। तो उत्तर को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं आंसर वाला उत्तर, और दक्षिण को याद रखने के लिए कर लेते हैं दक्षिणा। तो उत्तर हम लोग कब देते हैं? जब हमारे दिमाग की बत्ती जलती है ना। जैसे ही हमारे दिमाग की बत्ती जलती है तो हम लोग उत्तर दे देते हैं। तो 32 से 32। और आज तक की सबसे बड़ी दक्षिणा, जो कि भगवान शिव ने रावण को दिया था। क्या दिया था? सोने का फोर्ट, है ना। भगवान शिव ने रावण को सोने का फोर्ट दक्षिणा में दिया था। तो फोर्ट से 14, तो 32 और 14, तो 32 और 14 से हो गया 3214। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3214। क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग की बत्ती जलती है तो हम लोग उत्तर देते हैं। और सबसे बड़ी दक्षिणा कौन सी है? फोर्ट। अगला है भारत का मानक समय, जो कि प्रयागराज के नैनी से लिया जाता है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मानक समय में एक शब्द लिखा हुआ है समय, अर्थात टाइम। और टाइम हम लोग कैसे देखते हैं? अपने नैनों से, है ना। टाइम को हम लोग अपने आँखों अर्थात अपने नैनों से देखते हैं।
तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया दोस्तों? नैनी से, जो कि वर्तमान में प्रयागराज में है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल, जो कि 32,87,263 किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, और एरिया में एक शब्द छिपा हुआ है रिया। रिया जो कि एक लड़की है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी की बेटी होगी। तो यहाँ से एक शब्द ले लेते हैं बेटी। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। पहले हम लोग शब्द को लिखते चलते हैं। तो जो रिया है वह किसी न किसी की बेटी होगी, तो बेटी शब्द लिख लेते हैं। फिर आता है एक शब्द फल। तो फल से एक बनता है सीताफल, है ना। तो फल अर्थात क्षेत्रफल और सीता शब्द लिख लेते हैं। पहले बेटी और फिर सीता। और अगर आप किसी के सामने फल लेकर खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है वह आपसे मांगने लगेगा और बोलेगा ये फल मुझे भी दो। तो दो शब्द लिख लेते हैं। अब फल शब्द को हम लोगों ने ले लिया, तो क्षेत्र शब्द बचता है, उसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं। एक रिया जो कि किसी की बेटी थी, तो बेटी शब्द, फिर सीताफल से सीता शब्द, और फिर दो, तो दो से दो लिख लिया हम लोगों ने, और क्षेत्र लिख लिया। तो बेटी से हो गया 32, सीता से हो गया 87 अर्थात 87, दो से हो गया 2 अर्थात 2, और क्षेत्र में शब्द छुपा हुआ 6 और 3, क्षेत्र 6 3। तो इस तरह से हो गया 32 87 263। ठीक है, क्योंकि एरिया में सब छुपा हुआ रिया जो कि किसी न किसी की बेटी है, तो बेटी से 32, क्षेत्रफल में शब्द लिखा हुआ है फल, और फल से होता है सीताफल, तो सीता से हो गया 87, और फल आप लेकर खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति मांगेगा कि मुझे दो, तो 2 अर्थात 2 हो गया, और फिर क्षेत्र में शब्द छुपा हुआ 6 और 3। तो इस तरह से भारत का कुल क्षेत्रफल हम लोगों ने याद किया। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32 87 263। जब भी आप ऑप्शन देखेंगे तो आप सही जवाब ही लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का पूर्वी राज्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश है। तो इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि पूर्व में कौन सा राज्य है और पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो आज की बात आपको ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। तो अरुणाचल प्रदेश में एक शब्द लिखा हुआ है अरुण, और आपको पता है पूर्वी राज्य की बात हो रही है, और जो सूर्य भगवान हैं वह सबसे पहले पूर्व दिशा में ही आते हैं, है ना। सूर्य भगवान सबसे पहले पूर्व दिशा में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुराणों के अनुसार जो सूर्य के सारथी हैं, सारथी मतलब रथ चलाने वाले, तो जो पुराणों के अनुसार सूर्य के सारथी हैं उनका नाम है अरुण। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। तो सूर्य के सारथी का नाम अरुण है। तो सूर्य के सारथी और सूर्य भगवान सबसे पहले कहाँ आएंगे दोस्तों? अरुण के पास, है ना। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का पूर्वी राज्य कौन सा हो गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको पुराणों के अनुसार नहीं याद करना है तो अरुण को अगर लिखते हैं शॉर्ट में तो हो जाएगा RUN, अरुण। और सूर्य भगवान सबसे पहले पूर्व में आते हैं, तो सूर्य भगवान अर्थात सन, SUN RUN, जो कि ज़्यादातर मैच करते हैं। दोनों ही 3-3 वर्ड के हैं और इनके 2-2 वर्ड मैच करते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है भारत का पश्चिमी राज्य, जो कि गुजरात है। और इन्हीं दोनों में हम लोग को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी राज्य जहां सूर्य भगवान डूब जाते हैं, अर्थात शाम हो जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य भगवान के डूबते ही एक दिन गुजर गया। मतलब जैसे ही सूर्य भगवान पश्चिम में गए तो एक दिन गुजर गया और रात हो जाती है ना। तो गुजरने से भी आप गुजरात याद कर सकते हैं और रात से भी आप गुजरात याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य भगवान पश्चिम की तरफ चले जाते हैं तो धीरे धीरे रात होने लगती है। तो भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात। ठीक है, अगला है भारत का उत्तरी राज्य, जो कि जम्मू कश्मीर है। तो वैसे तो यह सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक से बता देता हूँ। कश्मीर में एक शब्द लिखा हुआ है सर। सर को याद करने के लिए हम लोग हेड वाला सर कर लेते हैं। और उत्तरी राज्य में शब्द लिखा हुआ है उत्तर, तो उत्तर को कर लेते हैं आंसर वाला उत्तर। तो हम लोग उत्तर कहाँ से देते हैं? दिमाग से, है ना। जैसे ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आता है तब हम फिर उसका आंसर देते हैं। तो सर से कश्मीर। तो भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अगला है भारत का दक्षिणी राज्य, जो कि तमिलनाडु है।
तो दक्षिणी में एक शब्द छुपा हुआ है दक्षिणा, और तमिलनाडु में एक शब्द छिपा हुआ है तामिल। तामिल एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है शिक्षा। तो तमिलनाडु में शब्द छुपा हुआ है तामिल। तो जब भी हमको हमारे गुरु तामिल देते हैं तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा दी जाती थी। मतलब तामिल के बाद गुरु को उनकी गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो तामिल से तमिलनाडु और दक्षिणा से दक्षिणी राज्य। तो भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु। क्योंकि जैसे ही गुरु से हमको तामिल मिल जाती थी तो हम गुरु को दक्षिणा देते थे, जिसको गुरु दक्षिणा भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जो कि 15,200 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा जो कि जल से अर्थात पानी से दूर है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा है अर्थात स्थल है जो कि पानी से दूर है। तो पानी से पानी दरा और दूर, अगर दू को 12 खड़ी में अगर उसकी इंग्लिश देखें तो शब्द बनेगा DOO। तो दू का कर लेते हैं दू अर्थात दो यानी 2, और DOO को 00। तो पानी से पानी दरा और 200 अर्थात 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर, क्योंकि स्थलीय सीमा है जो कि पानी से दूर है। तो पानी से पानी दरा और दू में DOO, तो डबल ओ हो जाएंगे 00, और डी को 2 कर लेते हैं अर्थात 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी छोर का। मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम राज्य में जो सबसे अंतिम बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? तो भारत के उत्तरी छोर में सबसे अंतिम में स्थित है इंदिरा काल। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्योंकि उत्तरी राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से बहुत सारे आतंकवादी भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनके काल बनकर हमारे जवान उनको ख़त्म कर देते हैं, है ना। उनके काल अर्थात दुश्मनों के काल हमारे जवान जम्मू कश्मीर में उनका सामना करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। तो काल से इंदिरा काल, और ये सब कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत का उत्तरी राज्य है। तो भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा हो गया दोस्तों? इंदिरा काल। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी छोर की, जो कि दक्षिणी राज्य अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट में एक शब्द छिपा हुआ है ईंट, है ना। पॉइंट में ईंट शब्द छिपा हुआ है, और दक्षिण में शब्द छिपा हुआ है छड़। तो घर बनाने के लिए छड़ और ईंट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो छड़ से हो गया दक्षिण और ईंट से पॉइंट अर्थात इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला है भारत का पश्चिमी छोर, जो कि गौर माता है। तो पश्चिमी में एक शब्द छुपा हुआ है पक्षी, है ना। पश्चिमी में पक्षी शब्द छिपा हुआ है, और गौर माता में शब्द छिपा हुआ है गौरैया। गौरैया जो कि एक प्रकार की पक्षी होती है। तो भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है दोस्तों? गौरैया से गौर माता। ठीक है, अगला है भारत का पूर्वी छोर, जो कि किबूथी के नाम से जाना जाता है। तो किबूथी में की बाद सब छुपा हुआ है बाथ अर्थात नहाना, और पूर्वी छोर की बात हो रही है, मतलब सुबह की बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही सूर्य भगवान सुबह उगते हैं वे कहाँ उगते हैं? पूर्वी छोर में। तो जैसे ही सुबह होता है तो हम सब स्नान करते हैं अर्थात बाथ करते हैं। तो बाथ से किबूथी। तो भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा हो गया दोस्तों? किबूथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर को भी याद किया। ठीक है, अगला है भारत के मुख्य धरातली भाग की समुद्री सीमा, जो कि 6100 किलोमीटर है। तो मुख्य धरातली भाग में धरातल में एक शब्द छिपा हुआ है रात, और समुद्री में शब्द छिपा हुआ है मुद्रा। तो रात में जिनके पास बहुत सारी मुद्रा होती है वह नहीं सोते हैं, बल्कि टकटकी लगाकर एक टक जागते रहते हैं, यह देखने के लिए कि उनकी मुद्रा कोई ना ले जाए। तो जागते रहते हैं एक टक, तो एक टक से हो गया 61, और जागते रहेंगे तो दोनों आंखें खुली रहेंगी, तो दोनों आंखें 00 अर्थात 6100 किलोमीटर। तो भारत की धरातली भाग की समुद्री सीमा कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई की, जो कि 75 से 16.6 किलोमीटर है,
और यह कुल जलीय सीमा है, मतलब इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भी जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनकी भी जलीय सीमा जोड़ी गई है। ठीक है, तो जलीय में एक शब्द छुपा हुआ जलना। तो जब हम लोग जलने लगते हैं तो पीछे हटकर अपने आप को सुरक्षित करते हैं, है ना। जब हम लोग जलने लगते हैं तो अपने आप को पीछे हटकर सुरक्षित करते हैं। तो पीछे हटने से हो गया 75, सुरक्षित में सब छुपा हुआ सूरा अर्थात 16 और छित अर्थात 6। तो 75 16 6 अर्थात 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर।